हेलो। तो बच्चों, कल हमने सामाजिक परिवर्तन के कारकों पर प्रकाश डाला था। आज हम सामाजिक परिवर्तन के सिद्धांत पर चर्चा करेंगे और प्रमुख जो सिद्धांत हैं वो मैं आपको एक्सप्लेन करने का प्रयास करूंगी। ठीक है, चलिए टॉपिक को शुरू करते हैं। सामाजिक परिवर्तन की व्याख्या हेतु अनेक सिद्धांतों का प्रतिपादन किया गया है, परंतु मुख्य रूप से सामाजिक परिवर्तन के कुछ प्रकार के सिद्धांतों को ही अधिक मान्यता मिली है। मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले ही कहा था कि हम प्रमुख सिद्धांतों पर प्रकाश डालेंगे। तो यहाँ हम सर्वप्रथम देखते हैं, इनके सिद्धांतों को दो भागों में डिवाइड करके विद्वानों ने बताया है। पहला भाग है जिसमें सामाजिक परिवर्तन का रैखिक सिद्धांत अर्थात लीनियर थ्योरी ऑफ सोशल चेंज। ठीक है, इस पर बात करेंगे और इसके अंतर्गत जो भी सिद्धांत आएंगे वो मैं आपको बताने का प्रयास करूंगी। और इसके बाद जो दूसरा है वह है सामाजिक परिवर्तन का चक्रीय सिद्धांत। उसके अंतर्गत जो भी राइटर्स हैं, जो भी सिद्धांत हैं, वो मैं आपको बताऊंगी। तो सबसे पहले हम लेते हैं सामाजिक परिवर्तन का रैखिक सिद्धांत। लीनियर थ्योरी ऑफ सोशल चेंज क्या है, मैं आपको बताती हूँ। रैखिक सिद्धांत में सामाजिक परिवर्तन को एक निश्चित पूर्व निर्धारित रूप में देखा जाता है। तो इसको फिर से ध्यान से समझिए कि रैखिक सिद्धांत क्या है, यानी लीनियर जो थ्योरी है उसमें क्या है, इसमें सामाजिक परिवर्तन को एक निश्चित पूर्व निर्धारित रूप में देखा जाता है, यानी निश्चित है और पहले से निर्धारित किया हुआ है। यह विकासवादी विचारधारा की तरह इस बात को स्वीकार करता है कि विकास अथवा परिवर्तन की गति कुछ निश्चित स्तरों से गुजरती है। दूसरे शब्दों में आप ऐसे भी कह सकते हैं कि रैखिक सिद्धांत में परिवर्तन को निरंतर आगे की ओर बढ़ते हुए देखने का प्रयास किया गया है। ये आगे को ही बढ़ेगा, उन्नति की ओर ही बढ़ेगा। ठीक है, तथा यह इस मान्यता पर आधारित है कि इतिहास अपने आप को कभी दोहराता नहीं है। और इसके जो समर्थक राइटर हैं उनको जानना बहुत ज़रूरी है। तो वे कौन कौन हैं, एक एक करके मैं आपको बताती हूँ। पहले हैं ऑगस्ट कॉम्टे, दूसरे हैं स्पेंसर, तीसरे हैं हॉबहाउस और कार्ल मार्क्स। इन्होंने रैखिक सिद्धांतों के समर्थन किया है और ये रैखिक सिद्धांत के विद्वान माने जाते हैं। वे विद्वान जो समर्थक हैं। रैखिक सिद्धांत को कुछ विद्वानों ने दो प्रकार से देखने का प्रयास किया है। तो देखिए, हमने पहले सिद्धांतों के दो हिस्सों में डिवाइड करके बताया। पहला बताया हमने सामाजिक परिवर्तन का रैखिक सिद्धांत, दूसरा हमने बताया चक्रीय सिद्धांत। अब हम पहले पर प्रकाश डाल रहे हैं। उस पहले को भी हमने दो हिस्सों में डिवाइड करके आपको अब हम समझाएंगे। तो पहला देखिए, इसमें क्या है, समरेखीय सिद्धांत, और दूसरा है विविध रेखीय सिद्धांत। ठीक है, इसको इंग्लिश में देख लेते हैं, यूनी लीनियर थ्योरी, और दूसरा है मल्टी लीनियर थ्योरी। ठीक, तो ये दोनों चीज़ें हो गई। अब एक एक को देखना बहुत ज़रूरी है। तो पहला हम देखते हैं समरेखीय सिद्धांत, यानी यूनी लीनियर थ्योरी। इस सिद्धांत के समर्थकों का कहना है कि समाज का लक्ष्य निश्चित है और यह उसी लक्ष्य की ओर अपना ऊर्ध्वगामी विकास करता है, अर्थात ऊपर की ओर विकास करता है। यह परिवर्तन एक सीधी रेखा में होता है, इसीलिए हम इसको क्या कह रहे हैं, समरेखीय। यह परिवर्तन कैसा है, सीधी रेखा में होता है। इस विचार के समर्थन में मॉर्गन, बैकोफिन, हेडन, कॉम्ट आदि विद्वान आते हैं। इन सारे विद्वानों के सिद्धांत
इसी के समर्थन में हैं। मैंने अभी किस किस के नाम लिए हैं? मॉर्गन, बेकोफन, हेडन, कॉम्ट इत्यादि। कभी कभी भले ही हमें ऐसा दिखाई देता हो कि परिवर्तन को लक्ष्य से अलग करने के लिए उसके मार्गों में कुछ बाधाएं आती रहती हैं, किंतु अंततोगत्वा समाज को एक निश्चित लक्ष्य पर जाना है। समाज का विकास कुछ निश्चित स्तरों से होता है और ये स्तर सभी समाजों में एक ही क्रम में पाए जाते हैं। अर्थात विश्व के सभी समाज, जैसा कि कॉम्ट कहते हैं, पहले धार्मिक, फिर तात्विक, फिर वैज्ञानिक स्तर से गुजरते हैं। तो ये बात बहुत ही इम्पोर्टेंट है जो कॉम्ट ने बताई आपको। कॉम्ट ने क्या बताया? विश्व के सभी समाज पहले धार्मिक स्तर से, फिर तात्विक स्तर से और फिर वैज्ञानिक स्तर से गुजरते हैं। आर्थिक व्यवस्था सभी समाजों में भोजन संकलित करने एवं शिकार करने, पशुपालन, चारागाह तथा कृषि एवं औद्योगिक स्तरों से होकर के गुजरी है। तो ये बात भी स्पष्ट है, ये निश्चित स्तर हैं जिनसे हमारी अर्थव्यवस्था गुजरी है। कला सभी समाजों में पहले प्राकृतिक थी, ठीक है, फिर प्रतीकात्मक हुई और फिर ज्योमेट्री हुई, ज्योमेट्रिकल। पहले रियलिस्टिक, फिर सिंबॉलिक, फिर ज्योमेट्रिकल, ठीक है। विवाह के स्तर भी वैसे ही है, पहले लिंग साम्यवाद था, फिर समूह विवाह हुआ, फिर बहुपत्नी विवाह हुआ, फिर एक विवाह पर समाज आया। तो ये मैंने आपको क्या बताए हैं, ये मैंने कितनी दिशाओं में आपको समाज का परिवर्तन बताया है जो लीनियर है ना, यूनिलीनियर है, ठीक है। अच्छा, अब आगे देखते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि सभी संस्थाओं एवं समितियों के संबंध में उद्विकास के चरण विश्व के सभी समाजों में एक ही क्रम से पदार्पण करेंगे और प्रगति एवं सभ्यता भी इसी से नापी जाएगी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आज जो समाज भोजन संकलन एवं शिकार करने के स्तर पर है वह उन समाजों से पिछड़ा हुआ है जो कि औद्योगिक युग में है, क्योंकि उसे अभी औद्योगिक युग तक आने में 2 स्तर और पार करने हैं, तभी तो आ पाएगा। इसी आधार पर हम न केवल जनजातीय समाज को पिछड़ा हुआ मानते हैं, बल्कि यूरोप एवं अमेरिका के लोग जो कि औद्योगिकरण में हमसे कहीं आगे हैं, वो हमें भी पिछड़ा हुआ मानते हैं। समझ आ रहा है ना? हम सिर्फ जनजातियों को पिछड़ा गए ऐसी बात नहीं है, क्योंकि हम उनको पिछड़ा कह रहे हैं और हमें कौन कह रहा है? हमें अमेरिका और यूरोप के जो कंट्रीज़ हैं वो कह रहे हैं। क्यों? क्योंकि औद्योगिकरण में वो हमसे आगे हैं, इसलिए हमको पिछड़ा हुआ कह रहे हैं। क्योंकि हम आज भी औद्योगिकरण का उतना विकास नहीं कर पाए हैं जितना यूरोपियन कंट्रीज़ ने किया है, इसीलिए वो हमें पिछड़ा हुआ मानते हैं। क्यों? क्योंकि कृषि युग में हम चल रहे हैं, इसीलिए हमको वो पिछड़ा हुआ मानते हैं। शायद सांस्कृतिक ऊंच नीच के भाव इसी दृष्टि से आरंभ हुए होंगे, क्योंकि जनजातीय संस्कृति जिसमें धर्म का बहुत अधिक महत्व है, जो कि जीवित सत्ता, माना तथा अनेक देवी देवताओं में विश्वास पर बल देती है, जिसमें पत्थर के ही आभूषण हैं, पत्थर के ही औजारों का प्रयोग होता है तथा जो बहुविवाही है उसको हम अपने से बहुत नीचा मानते हैं, उसको हम अपने से बहुत पिछड़ा मानते हैं, क्योंकि हम बहुत उससे आगे आ चुके हैं। विकास के चरणों पर हम यह विश्वास करते हैं कि हम तक आने के लिए उसे अभी विकास के कई चरण पार करने पड़ेंगे, तब वो हमारे लेवल तक आएंगे, तब वो हमारे स्तर तक आएंगे। इस प्रकार ये लोग मानते हैं कि हमारे समाज का उद्विकास निरंतर प्रगति की ओर हो रहा है। तो बच्चों, अभी मैंने आपको बताया समरेखीय सिद्धांत, ठीक है, और मैंने इसको कई पहलू लेकर के आपको समझाने का प्रयास किया है। और अगस्त कॉम्टे को आप भूलेंगे नहीं, जिन्होंने ये कहा था कि विश्व के सभी समाज पहले धार्मिक, फिर तात्विक, फिर वैज्ञानिक स्तर से गुजरते हैं
और फिर इसी तरह से उन्होंने अर्थव्यवस्था को भी समझाया, संस्कृति को भी समझाया, समाज को भी समझाया, विवाह को भी समझाया। सभी के वो सारे स्तर बताएं आपको जो विकास के लिए जिनसे होकर के गुजरना पड़ता है। अब हम दूसरे पर प्रकाश डालते हैं। दूसरा क्या है? दूसरा है आपका विविध रेखीय सिद्धांत अर्थात मल्टी लीनियर थ्योरी। तो मल्टी लीनियर थ्योरी में क्या है? इस सिद्धांत के समर्थकों का कहना है कि यह तो सत्य है कि समाज का विकास कुछ निश्चित स्तरों से होकर गुजरता है। क्या कह रहे हैं वो? ये बिल्कुल सत्य है कि समाज का विकास कुछ निश्चित स्तरों से होकर गुजरता है, किंतु ये निश्चित स्तर सभी समाजों में एक जैसे होंगे ये नहीं हो सकता। समझ आ रहा है ना? कुछ निश्चित स्तर अवश्य होंगे, परंतु सभी समाजों के ये स्तर एक जैसे होंगे ये ज़रूरी नहीं है। यह अनिवार्य नहीं है कि कृषि युग में आने से पूर्व समाज को पशुपालन के स्तर से गुजरना ही पड़ेगा, या एक विवाही होने से पूर्व हर समाज को बहुविवाही होना ही पड़ेगा। ये ज़रूरी नहीं है। जिसको जितनी जल्दी समझ आ जाएगा वो उसी तरह से उस स्तर को पार कर जाएगा। इसी तरह देखिए, एकेश्वरवाद तक आने के लिए बहुदेववाद से गुजरना ही होगा, ये भी ज़रूरी नहीं है। इस प्रकार ये कह सकते हैं कि विविध रेखीय सिद्धांत एक प्रकार से समरेखीय उद्विकास के सिद्धांत की आलोचना के रूप में प्रतिपादित हुआ है। समझ आया? किसकी? समरेखीय उद्विकास के सिद्धांत की आलोचना के रूप में इसका जन्म हुआ है। अब देखते हैं आगे। रैखिक सिद्धांत के प्रमुख समर्थकों के विचारों की जो संक्षिप्त विवेचना है उसे हम एक एक करके देखेंगे, क्योंकि ये देखना बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले हम जिस समाजशास्त्री को ले रहे हैं उनका नाम है अगस्ट कॉम्ट। अगस्ट कॉम्ट क्या कहते हैं? इन्होंने बौद्धिक विकास के 3 स्तर बताए, वो मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, जिनसे प्रत्येक समाज गुजरता है। वो 3 स्तर कौन से हैं? धार्मिक अवस्था, तात्विक अवस्था और वैज्ञानिक अवस्था। ये स्तर सामाजिक परिवर्तन में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ठीक, कौन कौन से बताए मैंने? फिर से एक बार रिपीट करती हूँ। धार्मिक अवस्था, तात्विक अवस्था और वैज्ञानिक अवस्था। अब आगे देखिए, पहली अवस्था कौन सी है? धार्मिक अवस्था। प्रथम वह अवस्था जिसमें व्यक्ति सभी वस्तुओं की व्याख्या धर्म के आधार पर करेगा, वो धार्मिक अवस्था है। दूसरी अवस्था कौन सी है? जिसमें वस्तुओं के गुण तथा व्यक्ति अपने अस्तित्व के बारे में थोड़ा बहुत विचार करना भी प्रारंभ कर देता, तात्विक तर्क के साथ कि ये सही है, ये गलत है। और तीसरी अवस्था में प्रत्येक प्रघटना की व्याख्या वैज्ञानिक तथ्यों के आधार पर की जाएगी। तो मैंने आपको पहली अवस्था कौन सी बताई? धर्म, जिसमें सारी वस्तुओं की व्याख्या कैसे हो रही है? धार्मिक आधार पर। दूसरी अवस्था क्या बताई? तात्विक। इसमें व्यक्ति क्या कर रहा है? अपने बारे में, वस्तुओं के गुणों के बारे में थोड़ा बहुत विचार करना सीख गया है, प्रारंभ कर देता है। तीसरी अवस्था मैंने आपको क्या बताई है? तीसरी अवस्था में प्रत्येक प्रघटना की व्याख्या वैज्ञानिक तथ्यों के आधार पर की जाती है। यद्यपि कॉम्ट द्वारा सामाजिक उद्विकास के नियमों की खोज के दावे नैतिक एवं बौद्धिक विकास में संबंध तथा ज्ञान के स्तर एवं सामाजिक संरचना के संबंधों को अनेक विद्वानों ने चुनौती दी है, फिर भी इनका विश्लेषण आज भी बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। इसके महत्व को हम नकार नहीं सकते हैं। इनका महत्व विश्लेषण आज भी बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। इसे सामाजिक परिवर्तन का उद्विकासवादी सिद्धांत भी कहा जाता है। तो कॉम्ट जो है बहुत ही मजबूत स्तंभ माने जाते हैं। अब एक राइटर और लेते हैं इसमें, वो हैं हर्बर्ट स्पेंसर। हर्बर्ट स्पेंसर, इन्होंने सामाजिक परिवर्तन के समरैखिक उद्विकासवादी सिद्धांत का प्रतिपादन किया है। स्पेंसर, हैडन और एप्पल
आदि विद्वानों का यह मत है कि सामाजिक परिवर्तन एक सरल रेखा में निरंतर आगे की ओर होता है। आज का मानव 3 अवस्थाओं से होकर गुजरता है: वन्य अवस्था, बर्बर अवस्था और सभ्य अवस्था। वन्य अवस्था, बर्बर अवस्था और सभ्य अवस्था परिवार के विकास को क्रमशः यौन स्वच्छंदता, सामूहिक विवाह, मातृसत्तात्मक, पितृसत्तात्मक तथा अंत में एक विवाह प्रथा द्वारा समझाने का प्रयास किया गया है। आंकड़ों पर आधारित होने के कारण स्पेंसर का सिद्धांत कॉम्ट के सिद्धांत से अधिक व्यापक है। समझ आया? क्यों? क्योंकि डाटा है इनके साथ, आंकड़े हैं, आंकड़ों पर आधारित है, इसलिए स्पेंसर के सिद्धांत को हम कॉम्ट के सिद्धांत से अधिक व्यापक मानते हैं। इन्होंने प्रत्येक विशिष्ट समाज के विकास में आने वाली कठिनाइयों का वर्णन किया है। विकास के लिए आकार प्रकार में भेद इत्यादि महत्वपूर्ण बातों का भी इन्होंने उल्लेख किया है। तो स्वाभाविक है हम इनके सिद्धांत को उनसे अधिक व्यापक मानेंगे। अब एक राइटर और लेते हैं, एल.टी. हॉबहाउस। हॉबहाउस अगस्त कॉम्ट और हर्बर्ट स्पेंसर के विचारों से अत्यधिक प्रभावित थे और उन्होंने अपने सिद्धांत में मानव शास्त्रीय एवं ऐतिहासिक आंकड़ों का प्रयोग किया। फिर भी इन्होंने न तो स्पष्ट रूप से समाजों का वर्गीकरण किया और न ही सामाजिक परिवर्तन की प्रक्रिया का विश्लेषण किया। इन्होंने मानव इतिहास की बौद्धिक स्तर पर 5 अवस्थाएं बता दी: पूर्व शिक्षित समाजों में स्पष्ट विचारों का प्रारंभ, प्राचीन पूर्व और आद्य विज्ञान जैसे बैबलिन, मिस्र तथा प्राचीन चीन, और बाद के पूर्व में चिंतन की अवस्था जैसे चीन, पैलेस्टीन तथा भारत के 8वीं शताब्दी से 15वीं शताब्दी तक का समय जो है उस समय का समाज। ऐसे ही ग्रीक में आलोचनात्मक एवं व्यवस्थित विचारों की अवस्था लगभग, और 5वां देखिए, लगभग 16वीं शताब्दी से आधुनिक वैज्ञानिक विचारों का विकास। तो इसी वजह से हॉबहाउस के विचार अमूर्त ही रहे हैं, वास्तविक समाजों में इन्हें लागू नहीं किया जा सका है। अब हम देखते हैं जो बहुत इम्पॉर्टेंट राइटर है हमारे सामने, वो हैं कार्ल मार्क्स। इनका नाम रैखिक सिद्धांत के प्रतिपादकों में प्रमुख रूप से लिया जाता है। इम्पॉर्टेंट राइटर हैं और महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। इनके सामाजिक परिवर्तन के सिद्धांत में प्रौद्योगिकी या तकनीकी का विकास एवं सामाजिक वर्गों में परस्पर संबंधों को बहुत अधिक महत्व दिया गया है। व्यक्ति अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए प्रकृति एवं अन्य मनुष्यों पर आश्रित है। प्रकृति पर नियंत्रण के प्रयास में व्यक्ति अपने भौतिक जीवन का विकास करते हैं। उत्पादन के साधनों के समरूप समाज में विशेष प्रकार का संगठन विकसित होता है। उत्पादन के साधनों पर भी सभी व्यक्तियों का एक समान अधिकार नहीं होता है। ये तो हम बहुत, जब भी मार्क्स को पढ़ते हैं, उनका चाहे वर्ग संघर्ष का सिद्धांत पढ़ें या और अन्य सिद्धांत पढ़ें, तो उनकी सारी चीज़ें जो हैं आर्थिक व्यवस्था पर ही डिपेंड करती हैं। आर्थिक सामाजिक असमानताएं आदिम साम्यवाद को छोड़कर प्रत्येक समाज में पाई जाती हैं। तकनीक के विकास से श्रम विभाजन एवं विशेषीकरण भी बढ़ता है तथा इससे भी समाज में असमानताएं बढ़ती हैं। इस प्रकार समाज में भिन्न वर्ग विकसित होते हैं और उनमें संघर्ष के परिणाम स्वरूप सामाजिक परिवर्तन होते हैं। मार्क्स के शब्दों में देखिए, आज तक का अस्तित्व में जो समाज हैं उनका इतिहास वर्ग संघर्ष का इतिहास है। अर्थात ऐसा कोई भी समाज आपको नहीं मिलेगा जिसमें वर्ग संघर्ष न हो। अतः ये कहा जा सकता है कि मार्क्स ने सामाजिक परिवर्तन का प्रमुख कारण वर्ग संघर्ष को ही माना है। ठीक। कार्ल मार्क्स ने आर्थिक आधारों पर सामाजिक परिवर्तन की व्याख्या की है। इनका विचार है कि प्रौद्योगिकी में जब परिवर्तन होता है तो उत्पादन के साधनों में परिवर्तन होता है, जिससे समाज की आर्थिक संरचना बदलती है। ठीक है। मार्क्स का समाज का वर्गीकरण भी बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखता है और इन्होंने सामाजिक परिवर्तन के रैखिक सिद्धांत के विचारों का समर्थन किया है। इन्होंने समाज के विकास की 5 अवस्थाएं बताई हैं, जो पांचों की पांचों बहुत महत्वपूर्ण है। पहला देखिए आदिम समाज, दूसरा देखिए एशियाई समाज, तीसरा देखिए प्राचीन समाज, चौथा देखिए सामंतवादी समाज और 5वां देखिए
पूंजीवादी समाज। इस तरह से मार्क्स के सिद्धांत की अनेक विद्वानों ने हालांकि कड़ी आलोचना की है। उनका कहना है कि मार्क्स ने आर्थिक संरचना को सामाजिक परिवर्तन का प्रमुख कारक माना है, जो कि ठीक नहीं लगता, क्योंकि अनेक अन्य कारण से भी आर्थिक संरचना में परिवर्तन हो सकता है। लेकिन मार्क्स की जो विचारधारा है पूरी की पूरी आर्थिक संरचना पर ही डिपेंड हो गई है। मार्क्स अपने सिद्धांत में यह भी नहीं बताते हैं कि स्वयं प्रौद्योगिकी तथा उत्पादन के साधनों में परिवर्तन क्यों होता है, कैसे होता है। उन्होंने आर्थिक संबंध, आर्थिक शक्ति, आर्थिक संरचना जैसे शब्दों का प्रयोग तो किया है, परंतु इन्हें कहीं भी स्पष्ट करने का प्रयास नहीं किया है। इसी वजह से इनकी आलोचना हुई है। तो बच्चों, आज हमने एक हिस्सा पढ़ा। अब कल हम इसी टॉपिक का जो सेकंड हिस्सा है सामाजिक परिवर्तन का चक्रीय सिद्धांत, उसको पढ़ेंगे। तो इसमें अगर कोई चीज़ आपको समझ नहीं आई है तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं। मेरे मेल आईडी पर जाकर के अपनी प्रॉब्लम शेयर कर सकते हैं, कौन सी चीज़ आपको समझ नहीं आई है, और व्हाट्सएप पर भी आप मुझे लिख करके भेज सकते हैं। ठीक है, अब कल मिलते हैं इसी टॉपिक को आगे कंटिन्यू करने के लिए। और कल हम जो टॉपिक करेंगे सामाजिक परिवर्तन का चक्रीय सिद्धांत होगा। थैंक यू वेरी मच।